नमस्कार। हेलो। जीके विद अंशुल जैन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक हिस्ट्री से है और पढ़ाई नहीं, एक डिस्कशन है कि व्यापार से साम्राज्य तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, हमारे अंग्रेजी शासन है, उनकी सत्ता कैसे स्थापित होती है। तो उसके बारे में ही हम आज थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो लास्ट पावरफुल मुग़ल एम्परर था वो उसका नाम था औरंगजेब, जो 1707 में जिसकी डेथ हो गई। और जैसे ही उसकी डेथ हुई तो उसमें जो रियासतें थीं, क्षेत्रीय रियासतें, वो उनकी शक्तियाँ ज़्यादा बढ़ गईं और वो अपनी अपने रियासतें जो हैं सामने आने लगीं और मुग़ल साम्राज्य ज़्यादा प्रभावी नहीं रह पाया। तो 18वीं शताब्दी के, अगर हम 18th सेंचुरी के लास्ट तक की बात करें, तो अंग्रेज़ों की रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। तो क्या क्या हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने पहली पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाके पर कब्जे करने में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो यहाँ पहले व्यापार करने आए थे, लेकिन यहाँ के बंगाल के जो नवाब थे, बंगाल के नवाब और यहाँ के राजाओं की दखलंदाजी से उनका मन बदल गया और उन्होंने यहाँ पर राज करना ही उचित समझा। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से चार्टर एक्ट अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि हमारे ईस्ट में पड़ता है इंडिया, तो ईस्ट डायरेक्शन में कंपनी को एक परमिशन मिल गई कि आप वहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं। तो इस चार्टर के सहारे अब क्या करा, कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। और इस चार्ट में एक चीज़ और थी कि इंग्लैंड की कोई और भी व्यापारिक कंपनी होल्ड नहीं कर सकती थी। अब होल्ड नहीं कर सकती तो कितना फ़ायदा था कि कंपनी को कोई कंपटीशन का चक्कर ही नहीं था, कितने में भी माल बेचे, कितना भी मुनाफा कमाए, कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं थी। तो सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें वे ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज जो था दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ारों में आने से रोक सकता था। जब वह इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड का चक्कर लगाते हुए हिंद महासागर पार करते, तब तक तो पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर आ गए थे, अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा के बारे में हम सभी जानते हैं कि 1498 में पहली बार भारत तक वो पहुँचे थे और उन्होंने एक समुद्री रास्ते का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डचवी हिंद महासागर से व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे और कुछ समय बाद फ्रांसीसी लोग भी आ गए थे। अब समस्या ये थी कि सारी जितनी भी कंपनियां थीं, चाहे वो डच हो, पुर्तगीज हो, फ्रांसिस हो, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो, वो एक ही चीज़ खरीदना चाहती थीं। अब यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने एक तो सस्ते रेशम के कपड़े और सूती कपड़े ये बहुत पसंद थे, उनकी बहुत मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी जैसे मसालों की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यहाँ की क्वालिटी थी। तो यूरोपीय जो कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में भी इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और मुनाफा कम होने लगा। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिलता, कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ डुबो देती, रास्ते में रुकावट खड़ा कर देती और माल से भरे जहाज़ों को बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा करने की इन कोशिशों के कारण
स्थानीय शासक जो थे रियासतों के, उनमें भी टकराव होने लगा। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना कैसे बिजनेस शुरू करती है? तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कोई पूछ ले कहाँ शुरू हुई? पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। फैक्टर, कोई पूछ ले क्या कहते हैं? फैक्टर मीन्स व्यापारी। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस भी था, जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा करते थे। यहीं पर उनके दफ्तर थे, जहाँ पर कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स थे वो बैठा करते थे। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ इसके तरफ एक किला स्थापित कर लिया और 2 साल बाद 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली, जिनमें से एक गांव कालीकाता, जिसको आज हम कोलकाता कहते हैं। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को भी इस बात के लिए तैयार कर लिया, पता नहीं कैसे, कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। फरमान मतलब एक ऑर्डर हम निकालते हैं। अब कंपनी क्या थी? ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद जो अधिकार हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। अब उदाहरण के लिए ही करें कि औरंगजेब का फरमान किसके लिए था? केवल कंपनी के लिए था। कंपनी को कोई हमने टैक्स नहीं देना, कंपनी ने टैक्स नहीं देना, उस पर शुल्क मुक्त था। लेकिन कंपनी के जो अफसर प्राइवेटली अपना काम कर रहे थे, अब उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे क्या हुआ? बंगाल में प्रॉब्लम शुरू हो गई। बंगाल में राजस्व वसूली कम हो गई। तो ऐसे में भला बंगाल के नवाब जो थे मुर्शीद कुली खां, वो कैसे चुप बैठते? उन्होंने विद्रोह शुरू किया। अब 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे उनका टकराव बहुत बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब भी अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शीद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद नवाब सिराजुद्दौला। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये बहुत शक्तिशाली शासक थे सब। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, नहीं देते भाई। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से और नजराने मांगे। नजराना एक उपहार होता था गिफ्ट, उसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया और उनकी किलेबंदी भी बढ़ने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए दलील भी दे दी कि उसकी वजह से भैया बंगाल सरकार को नुकसान हो रहा है, राजस्व वसूली मिल नहीं रही, कम होती जा रही है, नवाब की ताकत कम पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके जो ऑफिसर्स थे उन्होंने इंसल्ट वाली लेटर्स लिखे। किसके लिए? नवाबों के लिए, उनके ऑफिशियल्स के लिए। कंपनी का क्या कहना था कि ये जो नवाब हैं वो बेतुकी मांग करते हैं कि जब सरकार शुल्क हटा ले, औरंगजेब ने हटा लिया, तो इनको क्या प्रॉब्लम है। तो कंपनी को इस बात का यकीन था कि भैया व्यापार अगर हमें बढ़ाना है तो हमें अपनी पॉपुलेशन, अपने लोग बढ़ाने पड़ेंगे, अपनी आबादी बढ़ानी पड़ेगी, गांव खरीदने पड़ेंगे, किलों का पुनर्निर्माण कराना पड़ेगा। अब ये टकराव दिनों दिन बढ़ते चले गए। अब 1756 की बात पहुंचते हैं। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अब कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से बहुत डर था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से दे दे और कोई आनाकानी ना करे। कंपनी ने प्रयास भी किया कि सिराजुद्दौला
के प्रतिनिधियों में से ही किसी एक को हम नवाब बना देंगे। अब सिराजुद्दौला ने हुक्म दे दिया उल्टा कि कंपनी उनके राज्य में तो दखलंदाजी ना करे, जो उनके राजनीति वो हैं उनके उसमें ना दखलंदाजी करे। और उसने क्या करा, उनकी किलेबंदी रोक दी और उनसे कह दिया भैया अपना जो राजस्व है जो बाकायदा आप अपना चुकाएं। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया और नवाब की फौजों ने कंपनी के ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया। और ऐसी घटना हुई कि एक कमरे में ही बहुत सारे जो कंपनी के अधिकारी थे वो उन्होंने बंद कर दिए थे सिराजुद्दौला ने। इस घटना का बहुत पड़ा और उसमें सफोकेशन से बहुत लोग मर गए थे। ये घटना से सभी कंपनी के ऑफिसर्स में बहुत गुस्सा सा आया और उसके बाद अंग्रेज़ों के हथियार भी छीन लिए। अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया और नवाब ने कलकत्ता में स्थित उनके किले पर भी कब्जे के लिए रोक किया। अब कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनते ही मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में सेनाओं को रवाना कर दिया और इस सेना को नौसैनिक बेड़े की भी मदद मिली। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक पहले सौदाबाजी चली, लेकिन ऐसा कुछ इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ और 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी का मैदान में सिराजुद्दौला के साथ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। मतलब युद्ध हुआ सिराजुद्दौला वर्सेज रॉबर्ट क्लाइव। नवाब सिराजुद्दौला उसमें हार गए, उनको मार दिया गया और उनकी हार का सबसे बड़ा कारण रहा उनका सेनापति मीर जाफर, जिसको अंग्रेज़ों ने पहले ही मिला लिया था और उसको कह दिया था कि इनके बाद हम तुमको नवाब बना देंगे। उसने अपनी टुकड़ी के साथ सेना में भाग ही नहीं लिया। आपको पता है ऐसे प्लासी के बारे में करते हैं। प्लासी का असली नाम था पलाशी और वो किससे बना, क्योंकि वहाँ पर पलाश के फूल पैदा होते हैं जिससे कि होली का जो रंग गुलाल है वो बनता है पलाश के फूलों से। तो अंग्रेज़ों ने उसको प्लासी से प्लासी बनाना शुरू कर दिया। प्लासी बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध था 1757 का, क्योंकि यह अंग्रेज़ों की पहली जीत थी भारत में कंपनी की पहली जीत। अब क्या हुआ कि मीर जाफ़र भी विरोध करने लगा तो उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। उसने भी विद्रोह किया, फिर युद्ध करना पड़ा। 1764 में फिर युद्ध हुआ। इस बारी मीर कासिम अकेला नहीं था, उसने मिला लिया अवध के नवाब शुजाउद्दौला को और मुग़ल एम्परर शाह आलम को, और ये बिहार के बक्सर में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। लेकिन इसमें भी जीता कौन? अंग्रेज ही जीते, उनको भी। तो उसे फिर क्या करा, मीर कासिम को बंगाल से बाहरी कर दिया गया और मीर जाफ़र को दोबारा बनाया गया। लेकिन अब शर्त रख दी भाई। अब क्या शर्त रख दी कि भैया नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए देने हैं, जिससे कि कंपनी के खर्च, उनकी ज़रूरतें, सब कुछ पूरा हो जाए। और जब 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई तो क्या करा, तो कंपनी के इरादे बदल गए। उन्होंने कहा कठपुतली नवाबों से परेशान होने से बढ़िया खुद ही नवाब बन जाओ। और आखिरकार 1765 में मुग़ल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का नवाब या दीवान नियुक्त कर दिया। अब दीवानी करने के बाद तो सब कुछ ही मिल गया। पहले उनको कोई भी चीज़ खरीदते थे भारत से तो सोना चांदी लेके आना पड़ता था, ब्रिटेन से सोना चांदी जो है उसके बदले मिलता था। अब उनको सोना चांदी नहीं लाना पड़ रहा था। इस कमाई से कंपनी को कमाई होने लगी और कंपनी भारत के पैसों से ही भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीदती थी और यूरोप में बड़े रेट में बेचती थी। अब उससे मुनाफा होने लगा। कंपनी के अफसर क्या थे, नवाब बन बैठे।
प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के जो असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, आया था तो उसकी उम्र केवल 18 साल थी। और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए चला गया भारत से, तो उसकी दौलत पता है कितनी थी? 4,01,102 पौंड। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर सफाई देनी पड़ी। बाद में वो सही साबित हुआ, लेकिन 1774 में उसने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर रॉबर्ट क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठी नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियां और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके बाद उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी वैसे सही नहीं होगा। उनमें बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम से बची कुची ज़िंदगी बिताएं। उन्हें अब जो जीते जी धन लेकर, जो बहुत ज़्यादा धन लेकर वापस लौट गए, वहाँ उन्होंने आलीशान जीवन भी जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहकर कहते थे, नवाब नवाब। तो वह भारतीय सब नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था, नवाब। अब कंपनी का फैलता शासन, यदि हम 1757 से 1857 100 साल की बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है कि यहाँ क्या हुआ। बक्सर की जैसे 1765 में जब दीवानी मिल गई तो उन्होंने क्या करा, रेजिडेंट तैनात कर दिए रियासतों में, भारतीय रियासतों में। अब क्या हुआ कि वे कंपनी के राजनीतिक या व्यवसायिक रिप्रेजेंटेटिव होते थे। उनका काम क्या था, जो रेजिडेंट थे, कंपनी के जो हित हैं उनकी रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी जो थे भारतीय राज्यों तक भीतरी मामलों में भी दखलंदाजी देने लगे थे कि अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा। इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सब्सिडरी अलियांस, सहायक संधि भी थोप दी, और जो रियासत इस संधि को मान लेती थी उसे अपनी सेना रखने का अधिकार नहीं था, उसको कंपनी अपनी सेना देती थी और उनकी बहुत ज़्यादा ही सैलरी होती थी। अब और अगर वो कंपनी नहीं दे पाती, उनकी सेना का पैसा, वही रकम नहीं चुका पाती, तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में कर लेती। तो उदाहरण के लिए जब हम रिचर्ड बेल्जली गवर्नर जनरल था, ये 1798 से 1805 तक था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि उसने पैसा नहीं दे पाई पूरा। तो इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके जो थे वो छीन लिए गए। अब हमने जो रेजिडेंट थे वो एक तरह से क्या थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, ये पढ़ा। अब एक नाम आता है टीपू सुल्तान, जिसको शेर मैसूर कहते हैं। उसकी भी एक बहुत बढ़िया कहानी है जो हम सुनते हैं कि 1782 में मैसूर का राजा जो टीपू सुल्तान बना, उसके दोस्त फ्रांसीसी होते थे। तो एक बार वो जंगल में गया तो वहाँ पर शेर आ गया, बंदूक भी उनके हाथ से छूट गई और कटार भी उनके हाथ से छूट गई। तो टीपू सुल्तान निहत्था ही उस शेर से भीड़ पड़ा और उसने कटार उठा ली और शेर को मार दिया। तब से उसको शेर मैसूर कहते हैं। और उसके दरबार में एक खिलौना शेर होता था, जिसमें एक अंग्रेज सैनिक उसके पंजे में दबा रहता था, और जैसे ही उसका हैंडल घुमाते थे उस खिलौने का, उसमें से सैनिक के चीखने की आवाज़ आती थी। ये आज
कल जब ये 1799 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान को मार दिया गया उसकी राजधानी श्रीरंगापट्टनम में, तो ये जो खिलौना शेर था वो उनको लंदन म्यूज़ियम में ले गए अपने पास, वो वहाँ पर अब भी है। अब टीपू सुल्तान और एक हैदर अली उसके पापा जो थे वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे। चलो हम इसकी बात अब अगले वीडियो में करते हैं। तो इस चैनल को जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हर अपडेट तुरंत के तुरंत मिलती रहे, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि सभी लोग जो है एक गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस हों। हम सभी चाहते हैं कि हम कोई ना कोई एग्ज़ाम पास करें, हमारा कोई ना कोई मोटिव हो। सभी का कोई ना कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई बैंकिंग में अपना आजमा रहा है। तो ये जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जनरल नॉलेज है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं की वजह से मार्क्स कम आते हैं। आप रीजनिंग तैयार कर सकते हो, मैथमेटिक्स तैयार कर सकते हो, पर स्टैटिक जीके का और करंट अफेयर का कोई एंड नहीं है। तो हमारे चैनल को बस देखते रहें और बेल आइकन पर अभी दबा दें, और चैनल इसमें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करें। थैंक यू।